कहते हैं ना कि सबके जीवन में एक अच्छी सी लाइफ होती है, तो मेरे जीवन में भी भगवान ने मेरी बहुत अच्छी सी लाइफ दी थी मुझे। कहते हैं ना कि जीवन में कभी ना कभी कोई यू टर्न आता है, तो ऐसा ही यू टर्न मेरे लाइफ में आया और एक एक्सीडेंट में मेरे दोनों हाथ चले गए। लोग कहते थे कि बिना हाथों के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने अपने आप पर और भगवान पर विश्वास रखा। खुदा को भी सोचना पड़े ऐसा कुछ काम करके दिखाना था, इसीलिए पैर को ही हाथ बनाकर पेंटिंग की शुरुआत की और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के पेंटिंग्स बनाए और आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। इतने सारे जो आपने पेंटिंग बनाई, तो आपका भी हर आदमी का एक वो होता है कि कोई किसी को आइडल मानता है, कोई किसी को पसंद होता है। तो कुछ पेंटिंग आपने अपने मन से बनाई है कि मुझे इसका बनाना है, इस सेलिब्रिटी का बनाना है, इसका बनाना है? हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मैंने उनका स्केच बना के तैयार कर दिया था। सिक्योरिटी ने ना मना कर दिया कि नहीं आप नहीं दे सकते वैसा करके। जैसे ही प्रोग्राम खलास हुआ तो मोदी जी बैक स्टेज से जा रहे थे, तो उन्होंने बैक स्टेज से जाके मोदी जी को पेंटिंग दे दी, आश्वासन दिया और उनको बोला बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं बनाया सर, और मेरे जो एक मित्र हैं उनके उनके दोनों हाथ नहीं, उन्होंने पैर से बनाया। तो वापस से स्टेज पे आगे अनाउंसमेंट करवाया मेरा नाम और मुझे स्टेज पे बुलाया। वो टाइम मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। जीवन जरूरियात में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फाइनेंस। पूरे घर की जिम्मेदारी अभी मेरे अकेले के ऊपर ही है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, मेरे भाई बहन नहीं है। ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस और मेरा स्टूडियो डिंडोली में चल रहा है, तो इस पे मेरा घर चल रहा है अभी। और लोगों से कांटेक्ट होता है तो पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर्स भी मिलते हैं। आपने शादी भी की है, आपके बच्चे भी हैं, तो वो कहाँ से शुरुआत हो, कैसे आपकी शादी हुई? पूरी तरीके से नॉर्मल है। आपको अच्छा मतलब लड़का मिल सकता है, आपको कोई भी मतलब सवाल करेगा तो आपके पास क्या जवाब रहेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ऐसा जो हाथ वाले होते वो नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें आपके अंदर है। की तरफ से ऐसा फरियाद का कोई मौका नहीं मिला है और मेरे परिवार को अच्छे से उन्होंने संभाला है। पार्टनर के बिना हमारी लाइफ अधूरी होती है, तो उसके आने से मतलब मेरी फैमिली पूरी होगी। तो जो आज के हमारे हीरो हैं वो है मनोज भाई, जो कि एक बहुत ही अच्छे माउथ और फीट के आर्टिस्ट हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी इस आर्ट को सीखा और कैसे पैर और मुंह की मदद से वो इतनी अच्छी पोर्ट्रेट बना पाते हैं, इतनी अच्छी लाइव पेंटिंग बना पाते हैं। आज जो आप इस मुकाम पे हैं, आप आज जिस जगह पे हैं, तो कई सारे ऐसे लोगों का भी सपना होता है कि हाथ पैर सब कुछ होने के बावजूद भी वो सोचते हैं कि हम उस जगह पे पहुँचें और उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आज जो हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है खासकर यही है कि लोगों को हम एक मोटिवेशन और एक मैसेज दे सकें कि कैसे हम अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपके थोड़ी सी जर्नी से कि किस तरह आपका लाइफ इस मुकाम तक पहुंचा है, तो आप अपने ही शब्दों में बताएं उसे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर गांव में मेरा जन्म हुआ था 26 दिसंबर को, और मैं बहुत छोटे से परिवार में से आ रहा हूँ। और मेरी मम्मी उस वक्त नर्स के जॉब करती थी, मतलब बुरहानपुर में ही। तो शादी होने के बाद पापा को भी वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, और उसके बाद में मेरा जब जन्म हुआ तो 2-3 साल तक तो हम वहाँ पर ही रहे। उसके बाद पिताजी ने मम्मी से कहा कि हम कामकाज के लिए सूरत उन्हें आना पड़ा। उसके बाद हम सूरत आ गए, और तब तो मेरा बचपना था, बहुत अच्छे से मैं खेल कूद रहा था मम्मी पापा के साथ, कोई ऐसा टेंशन नहीं था, अच्छे से लाइफ गुजर रही थी। अचानक ही एक दौर ऐसा आया कि उस वक्त जब मैं 10 साल का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे माता पिता और मैं नासिक त्र्यंबकेश्वर यहाँ पे हम लोग यात्रा करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में ही बस का अकस्मात हो गया, और ऑन द स्पॉट ही एक हाथ तो मेरा वहाँ पे निकल चुका था, और दूसरे हाथ में बहुत सारा लगने की वजह से 10-12 दिन के बाद दूसरे हाथ को भी निकाल देना पड़ा। तो वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत निराश हो चुके थे कि अभी क्या होगा, क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा का अकेली संतान हूँ और ना मेरा भाई है ना बहन है। तो और परिस्थिति भी इतनी नहीं थी कि मुझे वो अच्छे से
पूरी लाइफ जी सके। बहुत मेहनत करके वो गुजारा कर रहे थे और अचानक से ऐसे होने के बाद तो वो बहुत ही निराश हो चुके थे कि उनको मतलब ये टेंशन हो रही थी कि अभी हमारा क्या होगा, क्योंकि माँ बाप के लिए उनकी जो संतान होती है वो उनकी धन दौलत होती है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो वो सोचेंगे अभी हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। जो हमारी बुढ़ापे की लाठी बनने वाली थी वो लाठी अभी टूट चुकी है, तो अभी क्या होगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। और उस दौरान 10 साल का था, यानी कि मेरा बचपना था, तो मुझे इतना टेंशन नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा को जब मेरे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के जो लोग मिलने आते थे और हर बार एक ही बात होती थी कि बस हाथ चले गए, अब ये क्या कर पाएगा, बहुत बुरा हो चुका है आपके साथ में। तो ये सब बातें बार बार मम्मी पापा के सामने जब आती थी तो वो बहुत ही मतलब दुखी होते थे और उनको ऐसा लगता था कि अभी कुछ नहीं होगा, मतलब लाइफ में मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं भी बहुत दुखी होता था कि मेरी मम्मी बार बार रो रहे हैं, तो मैं क्या कर पाऊँगा कि मेरे मम्मी पापा ये सदमे में से बाहर आए। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, कुछ त्यौहार आते थे जो मुझे ऐसा लगता था कि पिछले साल मेरे हाथ थे, मैं ये सब चीज़ें मेरे हाथों से कर रहा था, मैं अच्छे से साइकिल चला रहा था, ये वो। तो मुझे भी मतलब बार बार कभी तो रातों को नींद भी नहीं आती थी और मैं उठ के बैठ जाता था, तो मम्मी रात को जाग के देखती थी तो मैं जग रहा होता था, तो मुझे सुलाने के लिए मतलब बहुत समझाती थी और बोलती थी कि बेटा कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये सब बातें। मतलब बस हम दिल बहलाने के लिए एक दूसरे को सांत्वना देते थे, मम्मी को पापा को। तो इसी तरह टाइम धीरे धीरे बीत रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी मम्मी को खुश रखना है, मतलब मेरे माता पिता के लिए ऐसा कुछ करना है। भले हाथ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिना हाथ के ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। ऊपर वाले ने मुझे मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति डाल दिया और मुझे ऐसे विचार दे दिए कि मैं अपनी मम्मी को ऐसे बोलने लगा कि मम्मी आप चिंता मत करो, मैं जैसा हूँ ऐसा आगे पढ़ाई करूँगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम अच्छे अच्छे हो जाएगा, हमारा बुरा वक्त निकल जाएगा। मतलब मैं अपनी मम्मी को ये सब बातें अपने आप ही बताने लगा, तो वो उनको भी ऐसा अच्छा लगता था कि चलो ठीक है। हमारे किसी रिश्तेदार ने बताया कि अहमदाबाद में एक संस्था है जहाँ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, तो आप भी इनको वहाँ पे लेके जाइए, तो ये पैरों से अपना काम कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो उस टाइम फिर हम अहमदाबाद में जाके हमने देखा कि अपंग मानव मंडल करके एक संस्था है जहाँ पे दिव्यांग बच्चे सब पढ़ रहे हैं। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा कि बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं वहाँ पे, लेकिन मेरी तरह कोई नहीं था कि जिसके दोनों हाथ नहीं है। ऐसा किसी के पैर में तकलीफ़ है, किसी के एक हाथ में तकलीफ़ थी। तो मुझे तभी भी ऐसा लगा कि मेरी तरह तो कोई है ही नहीं, मतलब जिसके दोनों हाथ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, ये इनको तो हाथ है, ये तो पढ़ लिख सकते हैं, मैं कैसे कर पाऊँ। तो वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे हरीश भाई त्रिवेदी करके, उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली कि आप आपके पैरों से ही सब काम कर सकते हो, आप खुद खाना खा सकते हो, खुद अपने जो दैनिक कार्य वो खुद कर सकते हो, मतलब नहा सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, बाल बनाना, खेलना कूदना, लिखना पढ़ना सब आप कर सकते हो बोले। तो मैंने सर को बोला कि सर ये सब के मुमकिन कैसे है पैरों से करना, हाथों से तो सब पॉसिबल है। तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कि पहले एक यहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ के गया जिनका नाम मंजी भाई रामानी करके था। तो उनके भी ऐसे ही किसी हादसे में हाथ जा चुके थे, तो उन्होंने भी अपने आप को ऐसे संभाला और अपना काम खुद करना उन्होंने चालू किया। तो वो सब काम अपने पैरों से करते हैं। अगर आप आपका सब काम कर सकते हो तो हम आपको हॉस्टल में एडमिशन दे सकते हैं। क्योंकि मुझे साफ तौर पर ना मना कर दिया था कि उस टाइम पे मुझे सब कुछ करना आता नहीं था। फिर मैं घर पे आया, मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मुझे बोला कि आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, पैरों से खाना खाना सीखिए, लिखना सीखिए, अपने आप कपड़े पहनो, अपने आप नहाना सीखो, अपने आप पानी पीना, मतलब जो भी दैनिक क्रिया होती है वो सब अपने पैरों को मतलब ऐसा आदत गिराओ कि वो अपने हाथों की तरह काम करे ऐसे। तो घर पे आया, ये सब काम करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी। मतलब जब पैर से मैं चम्मच पकड़ता था तो चम्मच गिर जाती थी और उसमें बराबर निवाला आता नहीं था। तो बहुत मतलब बहुत रोना आता था कि उस टाइम पे कि हो नहीं रहा है, मुश्किल बहुत हो रहा है कि नहीं हो पाएगा अभी। मम्मी भी बहुत रोती थी, मम्मी भी चिड़चिड़ा हो जाते थे। पापा भी कभी कभी मतलब थोड़ी बुरी आदत भी उनको लग चुकी थी शराब वराब पीने की ऐसे। क्योंकि मेरा उनको इतना टेंशन होता था कि अब पढ़ लिख भी लेगा तो क्या कर सकेगा ऐसा। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला, ये सब प्रैक्टिस करने लगा। तो मुझे मुंह से मैंने पेन पकड़ के लिखना सीखा, पैर में चम्मच पकड़ के मैंने खाना खाना सीख लिया, बाल बनाना। तो फिर नेक्स्ट ईयर जब 1994 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एक साल तक मैंने थोड़ा घर पे प्रैक्टिस की और
फिर से मुझे 6 स्टैंडर्ड में मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल गया हॉस्टल में। और जो पढ़ाई 1 साल रुकी हुई थी वो फिर से मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया। उसके बाद स्कूल में जो कंपटीशन होती थी, ड्राइंग था, पेंटिंग में, और डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, तो इसमें मैं जब पार्ट लेता था और मुझे इनाम मिलते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। जो मेरे मम्मी पापा को मैं बताता था कि देखो मेरे इस चीज़ में मैंने हिस्सा लिया है तो मुझे इनाम मिला है, तो वो बहुत खुश होते थे। फिर टीवी में इंटरव्यू आने लगे, पेपर में मेरा फ़ोटो आने लगा, तो ये सब चीज़ों से मुझे बहुत खुशी होती थी कि कोई रिश्तेदार लोग कभी बताते थे कि आपका बेटे का हमने फ़ोटो देखा, इस चैनल में उनका हमने इंटरव्यू सुना, या फिर उनको दिखाया गया ऐसे, तो अच्छा लगता था ये सब होते हुए। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, तो 1999 में मुझे नेशनल बालेश्वरी अवार्ड मिला पेंटिंग के लिए। तो मैंने तय कर लिया कि अभी मैं इसी फील्ड में आगे जाऊंगा, एक आर्टिस्ट में बन के मेरा नाम करूंगा और यही फील्ड में मैं आगे पढ़ाई करूंगा ऐसे करके। फिर मैंने 10-12 पास किया। फाइन आर्ट्स के लिए मैंने अप्लाई करने के लिए जब जूरी बैठी थी तो उन्होंने मुझे साफ तौर पे मना कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते अच्छा, ऐसे आपने मतलब फाइन आर्ट आपको करना था। करना तो था। जो ये आर्ट का था कि मुझे ड्राइंग पेंटिंग है, तो ये आपके अंदर बचपन से ऐसा शौक था या आपने इससे अपना शौक बनाया, या कोई चीज़ देख के आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे आर्ट करना चाहिए? जब पढ़ाई करते करते ये कंपटीशन में जब मैं हिस्सा लेता था तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में जब मुझे इनाम मिलने लगा तो मैं सोचता था कि पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गोल तो मुझे तय करना पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ऐसा क्या कर सकूँगा, क्योंकि हर चीज़ में हाथों की ज़रूरत होती है। तो मुझे जो मेरे वहाँ के जो टीचर्स थे, जो हरीश भाई त्रिवेदी और मणि भाई परमार, ये सब जो हमारे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट थे, और काफ़ी मेरे दोस्त लोग या जो लोग मिलते थे, तो उन्होंने मुझे एक बताया था। और जो मंजी भाई रामानी थे, उन्होंने भी पेंटिंग में अपना अच्छे से पढ़ाई की थी, मतलब फाइन आर्ट्स की। तो मैंने भी अपने दिमाग में वो चीज़ बिठा के रखी थी कि कम से कम ये पढ़ाई हम करेंगे ऐसा करके, क्योंकि मेरे परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि उनको इस बारे में पता भी हो। तो मैंने ऐसा सोचा था कि बस 10 के बाद मुझे फ़ाइन आर्ट्स करना है और एक आर्टिस्ट बनना है। तब तो मैंने सिर्फ इतना मेरे दिमाग में बिठाया था कि ये फ़ाइन आर्ट्स की पढ़ाई करनी है बस। आगे का तो मुझे इतना पता नहीं था कि मैं क्या कर पाऊँगा, ऐसा है। मतलब इसको कैसे अपने प्रोफेशन में बदल, कैसे हाँ, इनकम जनरेट कर सकें, ये सारी चीज़ें का आपको आइडिया नहीं था? आइडिया ही नहीं था ऐसा। बस कि अभी पढ़ाई करो पहले, फ़ाइन आर्ट्स पूरा करते हैं, जी। फिर हम आगे देखेंगे कि क्या करना है, ऐसे करके। बहुत सारी दिक्कतें आती थी मतलब लाइफ़ के अंदर, तो उसी को मैं मतलब एक तरफ रख के एक ही ये रखता था कि बस मेरे मम्मी पापा को कुछ भी करके खुश करना है। उनके 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 आँखों में जो आँसू है वो आँसू नहीं आने देना है बस मुझे। और स्वाभाविक सी बात है कि चलिए, एक चीज़ क्या होता है कि एक बच्चा जन्म से दिव्यांग होता है, जी, तो उसे बचपन से ऐसा रहता है कि मुझे इस चीज़ के साथ एक हैबिट में जीना है। जीना है। लेकिन जैसा आपने कहा कि नहीं, आपका पहले हाथ पैर सब कुछ था, जी, आप भी एक, आपका एक हंसता खेलता बचपन था कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप सारे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और एकदम से ये बस दुर्घटना में दोनों हाथ चले जाना, तो उसके बाद की लाइफ हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं जी, इंसान पे क्या बीतता है। और सबसे बड़ा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उस चीज़ के साथ अपने आप को ये प्रिपेयर करना कि नहीं, अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है जी। और हमें इसको आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि जो एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसको मैंने फिर ऐसे लिया कि कुछ अच्छे काम अच्छा होने के लिए हुआ होगा। ये मतलब पॉजिटिव सोचना मैंने चालू कर दिया। मतलब जब अहमदाबाद में मैं जब आया और मैं स्कूल पीरियड में था, हॉस्टल में रहता था, तो ऐसे ऐसे लोग मिले और मैंने वहाँ पे बाहर की लाइफ देखी कि हाथ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक मैंने जीत पकड़ ली थी कि मुझे कुछ करना है, मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है। और मेरे माता-पिता का, मेरे परिवार का, देश का ऐसा मतलब नाम करना है कि लोग मुझे जाने पहचाने। तो उसी तरह बस मैं मेहनत करने लगा और आगे बढ़ते रहा। और आज आपने वो किया भी है कि आपने एक ऐसी मुकाम बनाया कि लोग आपको जानते हैं, आपके कला की प्रशंसा करते हैं। और एक कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हाथ पैर सब कुछ है, उनका भी सपना है कि हम इस तरह का आर्ट बना पाएँ, इस तरह के आर्टिस्ट बन सकें। लेकिन आपने वो चीज़ें अपने पैर और अपने मुँह की मदद से साबित किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जैसे हमारा जो सवाल रहेगा आपसे कि आपने जब ये सारी चीज़ें शुरू करना, तो कहीं न कहीं आज हम आपको सफलता के दौर में देख रहे हैं जी, कि आप एकदम सक्सेस हैं और आप इस जगह पे हैं। लेकिन उसके पहले का एक पड़ाव होता है, जब इंसान अपने आप से लड़ रहा होता है, जी,
समाज से लड़ रहा होता है, उस टैलेंट के लिए लड़ रहा होता है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है और इस आर्ट बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो आपने सारे लिंक बनाए, सारी चीज़ों को खुद से समझा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए। तो इस सब कैसे आपने ये सारी चीज़ें की? हमारा जो समाज है तो कभी-कभी मतलब अभी के भी जो मैं दिव्यांग लोगों को देखता हूँ तो कुछ कर नहीं पाते मतलब, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको उनके अंदर जो टैलेंट है या तो फिर उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उनको निकालने के लिए उनको खुद को थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। जैसे मेरे माता-पिता ने उस टाइम ये नहीं सोचा कि मुझे इतने दूर भेजना है, ये कैसे अपने खुद कर पाएगा। वो अगर सोचते तो लाड़ प्यार में मुझे घर पे बिठा के वो रख सकते थे। उनकी मतलब जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में वो मुझे घर पे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि चलो अगर ये पढ़ लिख लेता है तो अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी लाइफ बना सकेगा। तो उस टाइम मैं सोचता था कि लोगों का नज़रिया ये होना चाहिए कि हम अगर किसी को हिम्मत नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उनके हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम उनको एक पुश करना चाहिए, या तो फिर भाई कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा अच्छे के लिए होता है। आपके अंदर जो है उसी चीज़ को आप देखो। जैसे हाथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब मतलब वो टाइम जो था ना मेरे लिए बार बार दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि अभी ये क्या आप कर पाएगा। और मैं एक किस्सा बताता हूँ कि मुझे उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि मेरे मम्मी पापा को किसी ने बताया था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो आपका बेटा है अभी एक वो मतलब एक पंछी की तरह है, कि एक पंछी अभी जैसे पिंजरे में कैद होता है, तो बस ये एक पिंजरे में कैद रहेगा और ये पिंजरे में मतलब कैद होके ये बातें कर सकेगा आपसे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा मतलब। तो वो मतलब चीज़ बोझ है में, आपके ऊपर, कोई हाँ, कुछ इसका तो वो वो नहीं है। चीज़ मेरी मम्मी के दिल को बहुत छू गई थी कि मतलब उनको बार-बार वही चीज़ का ये होता था कि अभी मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वो ये सीमित हो चुका है ऐसा। लेकिन जब मेरी मम्मी ने ये चीज़ मुझे मतलब वो चीज़ को लेकर वो रोते थे, या एक बार उन्होंने मुझे ये बात बताई, तो मैंने ये सोचा कि नहीं मम्मी ये बात मत सोचो, एक दिन आपका ये पंछी है ना उड़ के दिखाएगा। तो वो बात मैंने मेरे दिमाग में डाली थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि कामयाबी तक पहुंचूंगा कि मैं खुद अपने फैमिली को वहाँ तक ले जाऊंगा कि जहाँ तक कोई लोग नहीं पहुँचे हैं। ऐसा तो उनको भी खुशी होगी और उनको भी गर्व होगा। और मेरे माता-पिता मतलब जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी जो लाठी है टूट चुकी है, तो ये टूटी हुई लाठी एक दिन उनका सहारा बन के रहेगा और उनको मैं हर सुख देने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ मतलब उनका जो रोना, उनका जो दुःख था ना, वो दुःख को मैं मतलब मेरे अंदर तो वो चीज़ बहुत चल रही थी। वो मेरे अंदर ही अंदर में बहुत मतलब अपने आप को बहुत सँभाले हुआ था। रोना नहीं है, मेरे मम्मी-पापा को हिम्मत देना है। तो वो चीज़ मैं बार-बार उनको ये अपने आप ही बताता था, तो उनको धैर्य देता था, तो उनको खुशी होती थी। धीरे-धीरे वक़्त बदलते गया, ऐसे-ऐसे फिर पढ़ाई-वढ़ाई की, फाइन आर्ट्स किया। उनको पता चला माउथ एंड फुट पेंटिंग एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है, जी। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मुँह से और पैर से पेंटिंग करते हैं। अच्छा, ये मतलब कैसा एसोसिएशन है? क्या करता है ये एसोसिएशन? ये एसोसिएशन में ऐसे है कि जो मुँह से और पैर से जो पेंटिंग करते हैं, इसमें हमें पेंटिंग सबमिट करना होती है। वो पेंटिंग अगर वो लोग सिलेक्ट करते हैं हुँ। तो इसमें पॉइंट्स होते हैं, स्टूडेंट लेवल, एसोसिएट मेंबर और फुल मेंबर। हुँ, हुँ। लेवल पे अगर सिलेक्ट होते हो तो एक मंथली वो लोग एक स्कॉलरशिप आपको देते हैं कि अच्छा। आप पेंटिंग में आगे बढ़ो, आप पेंटिंग में कुछ नया-नया कुछ बना के हमें बेचते रहो। तो उस हिसाब से वो थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। जी। और नई-नई जगहों पे ये हमें लाइव डेमो के लिए बुलाते हैं, वर्कशॉप के लिए बुलाते हैं। ऐसे करके मैं इसमें मैंने जब अप्लाई किया तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक फाइनेंशियल तौर पे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा। जब मैं 2008 या 9 में मेरा सिलेक्शन हो चुका, उस टाइम पे मैं कॉलेज पीरियड में ही था। फाइन आर्ट्स के या 4th या 5th ईयर में पढ़ रहा था। उसी माउथ एंड फुट पेंटिंग के ज़रिए मैं बहुत सारी जगहों पे मुझे जाने का मौका मिला। बहुत इंडिया में मतलब हर जगह पे मैं लाइव डेमो के लिए बहुत सारे स्कूल में मुझे इनवाइट करने लगे। और बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों के पेंटिंग भी मैंने बनाए माउथ एंड फुट पेंटिंग के ज़रिए। मौका मिला फर्स्ट टाइम सिंगापुर जाने का जब मौका मिला अच्छा। तो मैं बहुत खुश हो चुका। मतलब परिवार में से कोई भी मतलब इतने दूर कभी गया नहीं था। तो मुझे जब पासपोर्ट बनाने के लिए मुझे मेरे सर ने बोला, तो मम्मी पापा को मैंने जब बताया तो वो बहुत खुश हुए और 5 ही दिन में मेरा पासपोर्ट बना और बाहर जाने का जो मौका मिला। तो मुझे मतलब मेरा एक सपना था कि मैं बाहर जाऊँ ऐसा, तो वो सपना भी पूरा होने लगा, तो बहुत खुशी हुई। चलिए कि हाँ, सारे जो हमने सपने देखे थे वो पूरे होते हुए जब नज़र आते हैं, जी, जी। तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम अपना पीछे का पूरा संघर्ष
अपना दर्द भूल जाते हैं भूल जाते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपके जैसे लाइफ में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी स्ट्रगल भी, तो उसमें एक होता है एक शादीशुदा ज़िंदगी, जी। और आपने शादी भी की है, आपके बच्चे भी हैं, तो वो कहाँ से शुरुआत हो, कैसे आपकी शादी हुई? तो मैंने जब फर्स्ट टाइम भावना से बात की तो उसने मुझे बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे शादी करने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा समय लीजिए क्योंकि मेरी लाइफ बहुत संघर्षमय है, बिल्कुल। बराबर। और आप पूरी तरीके से नॉर्मल है, आपको अच्छा मतलब लड़का मिल सकता है। तो आपको कोई भी मतलब सवाल करेगा तो आपके पास क्या जवाब रहेगा? तो बोले मेरे पास जो जवाब मेरे पास है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ऐसा जो हाथ वाले होते हैं वो नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें आपके अंदर है। इतना मतलब होने के बावजूद भी आप अच्छी खासी लाइफ जी रहे हो। तो मुझे विश्वास है कि आपके साथ रह के मैं खुश रह पाऊँगी। ऐसा बोला ठीक है, तो आप देखिए सोचिए आपको क्या करना है मतलब। तो मेरे फिर भी मैंने उनको डेढ़ 2 साल का वक़्त दिया। उसके बाद में फिर हमारी सगाई हुई। भी मैंने उनको बार-बार वही एक ही बात बोलता था मैं कि देखो अभी भी समय है, अभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मुझे नहीं करना है तो आप ना बोल सकते हो ऐसा। तो कभी भी मुझे उन्होंने उनके तरफ से ऐसा फ़रियाद का कोई मौका नहीं मिला है और मेरे परिवार को अच्छे से उन्होंने सँभाला है। हमारे दोनों की शादी भी हुई और आज एक बेटा और एक बेटी भी है। बहुत बड़ा अच्छी बेटा बात है। है नक्श, जो 10 साल का है, बेटी है 7 साल की। एक पार्टनर के बिना हमारी लाइफ अधूरी होती है, तो उसके आने से मतलब मेरी फैमिली पूरी होगी। और आज वो मेरे माता-पिता को भी बहुत अच्छे से समझ के फैमिली को पूरा टाइम दे के, मतलब एक हाउसवाइफ़ है लेकिन बहुत अच्छे से वो फैमिली को सँभाल रही है। तो उसका मतलब मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो पार्टनर मिली है वो बहुत ही अच्छी, उसके वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैं मेरे फैमिली को उसके वजह से मतलब बहुत सिक्योर समझता हूँ। देखिए, हमारी एक समाज की मानसिकता है कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग हो, तो जी, उसे हम इस तरह का एहसास करवाने लगते हैं कि नहीं भाई तुम दिव्यांग हो। जी, दिव्यांगता हमारे हाथ में नहीं होती है। ईश्वर हमें कुछ भी कर, कोई भी दुर्घटना किसी के साथ घटे या कुदरती कोई दिव्यांग होता है, लेकिन समाज उसको कमज़ोर समझने लगता है और जी, उसको मानसिक दिव्यांग बना देता है कि नहीं, जी, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। जैसा आपने बताया, आपने फ़ाइन आर्ट सीखा, अपने अंदर एक हुनर लाया और अपने हुनर से अपनी पहचान बनाई। जी, लेकिन आज भी कई दिव्यांग हैं, हम लोग भी मिलते हैं, जो लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई जॉब पे नहीं रखता है जी, कि भाई ये कैसे काम, इसको हम जितनी सैलरी देंगे उतने में हमें तो अच्छा आदमी मिल मिल जाएगा। जाएगा। तो उस पे आपका क्या कहना है कि दिव्यांग के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, जो संघर्ष कर रहे हैं आज काफ़ी दिव्यांग बच्चे, तो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आए और उनको कैसे अपने मनोबल को बढ़ा के रखना चाहिए ताकि उन लोगों को एक प्रेरणा मिले? कि लोग हमें ना फिज़िकली रूप से जैसे देखते हैं, बराबर। अभी जैसे आप मुझे देखोगे तो आप अगर मैं आपको बोलूँगा कि सर आपके यहाँ पे जॉब खाली है, ये मैं काम जैसे कंप्यूटर में अपने आप पैरों से चला लेता हूँ। अगर वो चीज़ अगर मैं बिना हाथों के से अगर कर लेता हूँ, या फिर देखना चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति नई हाथ होते हुए, नई पैर होते हुए अगर वो कर पा रहा है, तो उन्हें मतलब वो मौका देना चाहिए। उसको देख के आप उसकी तुलना मत कीजिए। अगर वो सक्षम है वो काम करने के लिए, तो वो काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप खाली एक देखिए कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो किस तरह काम कर रहा है, किस तरह मैनेज करेगा, वो चीज़ को मत देखिए। जो आपकी अपॉर्च्युनिटी है और वो अगर कर पाते हैं, तो उनकी दिव्यांगता को न देखते हुए उनको वो चांस देना चाहिए। बिल्कुल, उनके काम के आधार पे उन्हें आधार पे देखना हाँ, चाहिए। देखना चाहिए, क्योंकि सही मेरा बात। मानना है, मैं भी काफ़ी दिव्यांगों के साथ काम किया हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा मेहनत कर रहे मेहनत होते हैं, करते हैं। क्योंकि वो इतनी जगहों से ठोकरें खा के आते हैं ना, इतनी जगहों से हताश निराश होके आते हैं, तो उन्हें अगर कोई थोड़ा भी मौका मिलता है तो वो वो कर चाहते हैं लेंगे। मैं इसमें अपना बेस्ट दूँ। जी, जैसे मैं काफ़ी दुकान भी देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, तो एक नॉर्मल पर्सन 8 घंटे दुकान खोल रहे, 6 घंटे, तो वो भाई 12 घंटे तक दुकान को खोल दुकान के को रख रहे हैं कि नहीं, मेरे को इसी से इनकम करना है और मेरा यही एक सहारा है और मैं इसमें, क्योंकि उनका कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, नहीं है। उनके पास कोई दूसरे काम भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि चलो इधर घूमने जाना है, इधर वो तो बस अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी पहचान के लिए कि हाँ, मैं जिंदा हूँ और मैं इस समाज का हिस्सा हूँ, जी, तो मुझे भी एक सम्मान चाहिए, मुझे मांगना नहीं है, जी, मुझे अपने दिव्यांगता का फ़ायदा नहीं उठाना है। नहीं उठाना। दिव्यांग लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वो जो काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि हमें कुछ दे देना है या फिर उसका भई ये लो 5,000 ले लो या 10,000 ले लो। ऐसा करके मतलब उसको दिव्यांग मत बनाओ, या वो 5-10 हज़ार उनको कितना काम आएगा। लेकिन उनको जो काम कर रहे हैं उनको अगर वो काम देंगे हम,
तो हम उनकी पूरी लाइफ तक हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो अगर इस तरह का बदलाव अगर समाज के अंदर आता है, फाइनेंशियल अपनी कंडीशन आराम से मतलब वो सुधार सकते हैं, अपने परिवार को संभाल सकते हैं। एक बात है कि जिनको बहुत ज़रूरत है कि वो नहीं अपना गुजारा कर पाए, तो उनको देना बहुत अलग बात है। लेकिन हो सके तो उनको काम देने की कोशिश करना चाहिए। जी। उनको मतलब कुछ दे के हम एक तरफ हो जाए, और लोग होते हैं कि बस कुछ थोड़ा बहुत करके दिखाने की कोशिश करते, मतलब ऐसा दिखावा करके सामने वालों को भी मत ये कीजिए, मतलब हेल्प कीजिए, लेकिन इस तरह की हेल्प कीजिए कि उनको कुछ रोज़गार मिल जाए, ऐसा है। वो स्वाभिमान से, आत्मसम्मान हाँ, से जी जी सके सके, ऐसे कि चलो करके आज आपने किसी की मदद कर दी मदद कुछ कर दी। पैसों से, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। जी, ज़िंदगी 5 दिन की तो नहीं है। नहीं है, ज़िंदगी उसे पूरे बुढ़ापे तक जीनी है, और जी कोई नहीं है, व्यक्ति अगर यंग है, जवान है, तो उसके साथ ये होगा कि हम उसे कुछ ऐसा स्किल दें, कुछ ऐसा रोज़गार दें, रोज़गार दे, क्योंकि हमारी ये ज़िंदगी है ना, इसे हमें ही जीना है। जीना है। लोग हमें मिलेंगे, सहानुभूति भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, हमें किससे किस तरह काम लेना है वो हमें आना चाहिए, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें लाना पड़ेगा जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। बढ़ सक काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई दिव्यांगता के लिए, और इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, और आप इन चीज़ों को काफ़ी देख रहे हैं कि चलो एक दिव्यांग के लिए काम करना और खुद दिव्यांग होके उस चीज़ को समझना। तो आपका कुछ ऐसा मकसद है कि आप कुछ एक ऐसा सपना देखते हैं कि मैं अपने साथ-साथ अपने जैसे और भी कुछ लोगों को कुछ करूँ, तो ऐसा कुछ आपका फ्यूचर का कुछ है प्लान? जी, मतलब मैंने अहमदाबाद में भी पढ़ाई की, तो मैं लोगों को देखता था कि वहाँ पे बहुत से लोग आते थे, और मैं जब हॉस्टल में था तो लोग किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आते, तो वो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर देते थे, या फिर टूथब्रश होता है, तेल वगैरह, ब्रश, साबुन वगैरह, जो जो चीज़ लगती है हॉस्टल में सुविधा, तो वो दे दे के वो एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करके, तो मेरे अंदर वो चीज़ वहाँ से ही है कि किसी जो हम जो कमा रहे हैं उनमें से कुछ हो सके तो हम किसी और की मदद कर सके। तो मेरा भी ऐसा मतलब विचार है कि मैं भी किसी लोगों की मैं मदद कर पाऊँ, भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि मैं और लोगों के काम आ सकूँ। मतलब मैं जिस परिस्थिति में से बाहर आया हूँ, यहाँ तक जब पहुँचा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। मेरे माता-पिता, जब हम लोग एक कारखाने में हम रहते थे, तब हमारे पास किराए का मकान भी नहीं था। तो मेरी मम्मी हमें जो कार्टून होते थे वहाँ उसके ऊपर सुला के, मुझे साड़ी ओढ़ा के हम लोग 2-3 साल ऐसे निकाले हुए हैं। उसके बाद में हम किराए के मकान में आए। ऐसे करते धीरे-धीरे मेरे मम्मी-पापा ने इतना स्ट्रगल करते-करते हम यहाँ तक पहुँचे। आपके इस पेंटिंग करियर को कितना साल हो गया, और इस दौरान आपने कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं अभी तक? मुझे 15 से 17 साल हो चुका है, और आज तक लगभग मैंने 2000-2500 तक पेंटिंग बना चुका हूँ मैं, अच्छा। और ज़्यादातर पोर्ट्रेट में बनाना पसंद करता हूँ। और आपने एक मतलब ज़िक्र किया था लाइव पेंटिंग का, तो लाइव पेंटिंग क्या होता है? लाइव पेंटिंग ऐसा होता है कि सामने मॉडल बैठा हुआ होता है, और उसको देख के हमें पोर्ट्रेट या फुल फिगर उसका बनाना होता है। तो कॉलेज टाइम में जब मैं था, तो सामने मॉडल बैठते थे, तो उस टाइम हम लोग लाइव पोर्ट्रेट और फुल फिगर भी ऐसे बनाते थे। अच्छा, जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो आप मेरा जी, एज़ जी, इट इज़ पेंटिंग बना बना सकते हैं, तो सकते मतलब बहुत ही अद्भुत कला है आपके अंदर। हैं। जी, जी, थैंक यू। तो इतने सारे जो आपने पेंटिंग बनाई, तो आपका भी हर आदमी का एक वो होता है कि कोई किसी को आइडल मानता है, कोई किसी को पसंद होता है। जी, तो जी। कुछ पेंटिंग आपने अपने मन से बनाई है कि मुझे इसका बनाना है, इस सेलिब्रिटी का बनाना है, इसका बनाना है? जब मैंने पेंटिंग बनाना चालू किया इस फील्ड में, जब मैं आ गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये मेरी कला को मैं किस तरह आगे बढ़ाऊँ, किस तरह लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। जी। तो उस टाइम पे हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके सामने ही अहमदाबाद मैनेजमेंट था, तो वहाँ पे मोदी जी आने वाले थे। तो मैंने उनका स्केच बना के तैयार कर दिया था। तो मुझे उनको देने के लिए जाना था, तो मुझे शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें आई। उन्होंने मुझे मतलब जहाँ सिक्योरिटी ने ना मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं दे सकते हो, ऐसा करके प्रोग्राम पहले से फिक्स होता है। तो मैंने बहुत लोगों को वहाँ पे मिला, तो सब ने ना साफ तौर पे मना कर दिया, लेकिन मुझे मुझे अंदर बैठने के लिए मौका मिला कि ऑडिटोरियम में आप बैठिए और आप प्रोग्राम देखिए, ऐसे करके। तो प्रोग्राम चल रहा था, और प्रोग्राम पूरा भी हो गया, तो मुझे पेंटिंग देने का मौका मिला नहीं। लेकिन वहाँ पे जो अहमदाबाद मैनेजमेंट था उसके अंदर मेरे एक मित्र थे, आनंद भाई करके। तो जैसे ही प्रोग्राम खलास हुआ, तो मोदी जी बैक स्टेज पे जा रहे थे, तो उन्होंने बैक स्टेज से जाके मोदी जी को पेंटिंग दे दी। तो मोदी जी ने उन्हें आश्वासन दिया और उनको बोला बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं बनाया सर, और मेरे जो एक मित्र हैं उनके उनके दोनों हाथ नहीं, उन्होंने पैर से बनाया। तो मोदी जी वापस से स्टेज पे आ गए, और उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया मेरा नाम, और मुझे स्टेज पे बुलाया,
और मुझे गले लगाया और मेरे बारे में सब पूछा उन्होंने। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि मोदी जी मिले और उन्होंने सब मेरे बारे में पूछा। पत्रकार ने उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स लिए और बस मोदी जी सब मुझे मिल के फिर चले गए। और जब मैं स्टेज पे से नीचे उतरा तो लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे मेरे मुझसे ऑटोग्राफ्स लिए, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए। बहुत सारे पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया और दूसरे दिन भी मिड डे, गुजरात समाचार, ये सब में मेरा मोदी जी के साथ फ़ोटो पेपर में भी आया। तो बहुत खुशी हुई। तो उस टाइम से फिर मैंने पोर्ट्रेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और ऐसे काफ़ी सारी सेलिब्रिटी की फिर मैं पेंटिंग बनाने लगा और उनको गिफ्ट करने लगा। जैसे कि कौन-कौन से आपके फ़ेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? उस टाइम पे मैंने मोदी जी को पेंटिंग गिफ्ट किया, उसके बाद में मैंने अब्दुल कलाम जी को पेंटिंग दिया था, सचिन तेंदुलकर को पेंटिंग गिफ्ट की। उसके बाद में ऐसे धीरे-धीरे मैं बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री जब विजय रूपाणी जी थे उनको पेंटिंग दिया। फिर मुरारी बापू जी का पेंटिंग बनाया हुआ है। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है उनका पेंटिंग बनाया। ऐसे काफ़ी सारी सेलिब्रिटी को पेंटिंग बना के गिफ्ट किया और काफ़ी सारी सेलिब्रिटी को मिला हूँ, जैसे अनुपम खेर जी को मिला, जैकी श्रॉफ जी को भी मिल चुका हूँ, विवेक ओबरॉय है। ऐसे काफ़ी सारी सेलिब्रिटी को मैं मिल चुका हूँ और बहुत खुशी होती है जब हम इन सेलिब्रिटी के साथ मिलते हैं, इनको मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे आर्ट के ज़रिए मैं इन तक पहुंच पाता हूँ और कलाकार की जो कदर होती है वो उतने खुशी बहुत होती है हमारे लिए। कहते हैं एक जो कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, वो किसी का नहीं बस एक प्रशंसा का सब भूखा होता भूखा है। होता है। अगर कोई उसकी कला की प्रशंसा करे तो वो जी काफ़ी जी। खुश हो जाता है, उसे लगता है कि इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ हो ही नहीं कुछ नहीं हो सकता है। सकता। और आप हमारे लिए आज सेलिब्रिटी हैं जी और आपने उस मुकाम को हासिल किया है। जैसे आप सेलिब्रिटियों से मिलना चाहते थे और सेलिब्रिटी के, लेकिन जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है द रियल हीरोज़, जी इसमें हम उन सेलिब्रिटियों को सेलिब्रिटी मान रहे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी बिल्कुल जीरो से उस जगह पे लेके आए और जिन्होंने हमारी जो ज़िंदगी में डेली की जो तकलीफ़ें हैं, डेली का जो संघर्ष है, उसमें अपने आप को कुछ साबित किया है। तो हमारी नज़र में, हमारे शो में वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो हमारे आज के सेलिब्रिटी आप ही हैं। जी, थैंक यू आप। और हमें हिम्मत वहीं से मिलती है कि आप जैसे लोग हमें हमारी कदर करते हैं, हमें हमारा इंटरव्यू लेके लोगों तक ये सब बात पहुंचती है, तो लोगों को पता चलता है हमारे बारे में और इसी माध्यम से मतलब हमें काम मिलता है। पोर्ट्रेट जैसे मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो अगर मेरा कांटेक्ट करना होता तो इसी माध्यम से एक दूसरे को जुड़ते हैं तो तो हमारा काम आगे काम बढ़ता है। आगे बढ़ता तो अभी है। हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सारी चीज़ें ठीक है, हमने जी काम को सीखा, हमें प्रशंसा भी मिला, लेकिन कहीं न कहीं जीवन ज़रूरियात में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फाइनेंस, जी कि हमारा इनकम क्या है, हमारी आवक क्या है। आज आप घर चला रहे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, उन्हें आप पढ़ा रहे हैं, आपकी वाइफ़ हैं, आपका मम्मी-पापा हैं, जी। तो सबके ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही है। आपके परिवार में आप कितने लोग हैं कमाने वाले? मम्मी पापा, मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं। पहले तो मेरे पापा भी सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी दिवाली से उनको थोड़ा पैरालिसिस होने की वजह से वो भी अभी घर पे ही है। जी। तो पूरे घर की ज़िम्मेदारी अभी मेरे अकेले के ऊपर ही है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, मेरे भाई-बहन नहीं है। तो अभी ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस और मेरा स्टूडियो डिंडोली में चल रहा है। तो इस पे मेरा घर चल रहा है अभी और लोगों से कांटेक्ट होता है तो पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर्स भी मिलते हैं। पहले पीपी सवानी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ तो महेश भाई सवानी की तरफ से भी बहुत सारे मुझे काम और वर्क मिलता था और उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। बस यही चाहता हूँ कि इसी तरह लोग सपोर्ट करते रहे और हमारे काम की प्रशंसा करते रहे, मेरा काम और मेरी कला उन तक पहुँचे। फ़रवरी मार्च में मैं दुबई गया था, जहाँ पे राजन लाल सर और मंजू रामानंद जी ने उन्होंने मुझे इनवाइट करके काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी उन्होंने दिए। तो उनका भी मैंने मंजू रामानंद जी जो है वो एक राइटर है, उनके ज़रिए मतलब वो कांटेक्ट में थे, तो इस तरह मतलब लिंक पे लिंक हम जैसे जुड़ रहे हैं। एक तार से तार जुड़ते जाते हैं, हाँ, काफ़ी लोगों से हम लोग मिलते हैं तो वहीं से काम निकल के भी काम आता है। मिल रहा है तो उनका भी सपोर्ट रहा है। तो राजन लाल जी का भी मतलब बहुत सपोर्ट है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स दिए। तो इस तरह मतलब एक दूसरे को जुड़ के मुझे काम मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसी काम से कमा के जी आपने हाल फिलहाल में घर भी लिया है अच्छी जगह पे। जी। तो आपने कब कैसे मतलब ये प्लान किया? मैं पहले ऐसे जगह पे रहता था कि वहाँ के कुछ जो बातें थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मेरे बच्चों के फ्यूचर को देख के मुझे ऐसा लगता क्या था कि मैं अच्छी सोसाइटी में जाके रहूँ तो मेरे बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा रहे और वो भी कुछ अच्छा सीख पाएँ।
तो इसी वजह से मेरा सपना था कि मैं अच्छे जगह पे घर ले पाऊँ। तो अभी 2-3 साल से मैंने डिंडोली में मेरा अपना खुद का मकान लिया है और उसके लिए भी मुझे मेरे जो बॉस है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, बॉबी थॉमस जो है उन्होंने, और उनका भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है खुद का मकान लेना, और जी, आप जी। इतनी व्यवस्थित सोच रखते हैं कि अपने बच्चे को मुझे पढ़ाना है, सारी चीज़ें करना है। और आपके सारे बात के दौरान एक सबसे ख़ास बात जो मुझे लगी कि आप हर एक व्यक्ति को याद रखते हैं जिन्होंने आपके इस मुकाम में आपका साथ दिया है, जी, क्योंकि आप हर व्यक्ति का नाम के साथ और उसके योगदान को बता रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है कि हमने अपने साथ जुड़े या अपने सहयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भूला नहीं, जी। भले उसने हमें छोटा किया हो या बड़ा किया हो। तो ये एक बहुत अच्छा आपका एक हैबिट है। कहना चाहूँगा कि परिवार में ने भी इतना सपोर्ट किया। उसके बाद में मैं जब हॉस्टल में गया तो मेरे जो दोस्त लोग थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं मतलब उस समय को मैं झेल पाया। बाकी मुझे खुद को इतना विश्वास नहीं था कि ये टाइम मैं निकाल पाऊँगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे काफ़ी सारे मेरे जो काम थे उसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तो दोस्तों ने भी मुझे काफ़ी अच्छे से सँभाला। उसके बाद में मुझे हरीश भाई त्रिवेदी मिले। उन्होंने मुझे लाइफ़ में मतलब मैं बिना हाथों के भी जी पाऊँगा, इस तरह का मुझे उन्होंने मेरे दिमाग में डाला। एक मनी हौसला दिया, एक हौसला कहते हैं दिया, ना कि हिम्मत दी। इंसान के अंदर एक, जहाँ हम रुक रहे होते हैं तो एक हमें हाँ, कोई हौसला देने वाला भी मिलता है, तो हमें जी, बहुत बड़ी मिलता है। और जो आपने दोस्तों की बात कही, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया कि 2 मित्र मैंने देखे थे, एक का हाथ नहीं था और एक का पैर नहीं था। तो जी, वो जिसका हाथ नहीं था और जिसका पैर नहीं था, तो वो एक-दूसरे के कंधे पे रहते थे, कि जी, जी। पैर वाला हाथ नहीं वाले को अपने कंधे पे कंधे रखता बिठा था। के लेके तो जाता था। उससे क्या होता था कि जिसके पास हाथ नहीं था उसको 2 हाथ मिल गया, और जी, जिसके पास पैर नहीं था उसको 2 पैर मिल पैर गया। मिल गया, और वो दोनों चीज़ अपने काम साथ में करते थे, कि करते थे। खिलाना है तो वो उसे भी खिलाता था, खुद भी खाता था, चलना था तो वो वो भी उसे लेके चलता चलता था। था। तो जो हमारी कमियां हैं हम उसे पूरा कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को सहयोग करें, सहयोग एक दे, दूसरे का साथ दें, साथ दे। क्योंकि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। नहीं, आज के समाज में हम देख रहे हैं, सिर्फ हाथ पैर नहीं होना ही दिव्यांगता नहीं है। जी, कुछ लोग मानसिक दिव्यांग भी हैं। जी, अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है तो भी हम दिव्यांग हैं। दिव्यांग। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी हम दिव्यांग हैं। और इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी बॉडी पार्ट से होना। जी, सबसे ज़रूरी है हमारे विचार कैसे होते हैं, हमारा हौसला कैसा होता है, हम जी, कितने स्ट्रांग रहते हैं प्रॉब्लम को लेके। आज आप जो एक ज़िंदगी दी है, वो एक, वो तो कहते हैं ना, संपूर्ण गृहस्थ जीवन, जी, कि आपके बच्चे हैं, बीबी हैं, माँ बाप हैं, और सबकी आप जिम्मेदारी निकाल रहे हो। बहुत लोग सब कुछ होने के बावजूद भी अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते या कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन आज आप सबसे जुड़े हो और एक अपने, कहते हैं, एक बच्चे होने का, एक बेटे होने का पूरा फर्ज निभा रहे हो, जो आपके माँ बाप को भी लगता था उस टाइम पे कि कैसे हमारा एक ही लड़का है, कैसे सहारा बनेगा। तो ये काफ़ी मोटिवेशन है लोगों के लिए, सीखने के लिए। तो अभी तक तो हमने जो भी बातें की, एक पॉजिटिव बातें थी। जी। अब सब चीज़ पॉजिटिव तो नहीं होता है, क्योंकि समाज में नेगेटिव वाले भी बहुत लोग हैं। तो आप कभी ऐसे यात्रा करते हैं, कभी ट्रैवल करते हैं, तो कुछ ऐसा अनुभव जिस अनुभव ने आपको पूरा तोड़ दिया हो कि नहीं ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, तो ऐसे 2-3 आप मुझे अपने अनुभव बताएं कि कहाँ पे लगा कि नहीं ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जी। शुरुआत के दौर में तो जैसे मम्मी पापा को साथ में ही लेके मैं आया जाया करता था हॉस्टल में जब था। फिर मैंने अपने आप को जब सँभाला तो मैं खुद ही अकेला ट्रैवलिंग करने लगा। मतलब अहमदाबाद से वैकेशन में जब आना होता था तो सूरत, तो पहले तो मैं सोचता था कि मैं कैसे अकेला ट्रैवलिंग कर पाऊँगा। जैसे रिक्शा वालों को पैसे देना है, रास्ते में मैं पानी पीना है, जैसे वॉशरूम जाना है, ये सब चीज़ मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा। लेकिन उस चीज़ को मैंने अपने आप को ऐसे ढाल दिया था कि वो तकलीफ़ मुझे ना हो ऐसे करके। तो काफ़ी बार मतलब मैं जब जाता था तो रिक्शा वालों को पैसे देने को दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि लोग बुरे ही नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। तो रिक्शा वालों को मैं खुद बोलता था कि आप मेरे जेब में से पैसे ले लो, आप आपका जितना भी होता है। तो वो इस तरह लोग सपोर्टेड भी है कि उन्होंने मुझे इस तरह हेल्प की। बस में ट्रैवलिंग करता था तो कभी-कभी ऐसा होता था कि बस में जगह नहीं होने के कारण हम खड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग देख के मतलब जगह नहीं देते थे। ऐसा भी 2-3 बार हुआ था। तो हमें बोलना पड़ता था कि मुझे खड़े होने के लिए दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा मुझे जगह दीजिए ऐसे करके। तो वो लोग बोलते थे कि पीछे देख लो जगह होगा, ऐसा-वैसा करके। तो 2-3 बार ऐसे भी अनुभव हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों में बदलाव आना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति अगर खड़े रहने के मतलब इसमें नहीं है, तो हमें उसको जगह देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग, ऐसी भी बातें होती है जब हमारे साथ, मैंने तो काफ़ी सुना है क्योंकि मैं इस फील्ड से खुद जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी लोगों को देखता हूँ।
तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि कुछ लोग ऐसा टोंट भी मारते हैं कि ये तो कर्मों की सजा है। हाँ तो जी, जी। ये चीज़ें बोलने वाला आपको कभी कोई मिला है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक संस्था में मैं जब गया था तो वहाँ पे मतलब इसी बारे की शिक्षा दी जाती है। मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, मतलब जैसे गुरुकुल वगैरह होता है तो उसके अंदर तो वहाँ पे मैं जब गया तो बताया गया कि जो ये हादसा हुआ है ये हमारे कर्मों का फल है, मतलब जो हमको भुगतना ही है। आपने कुछ बुरा काम किया होगा तब जाके आप ये हुआ है ऐसे करके। तो वो टाइम मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था कि, और वो सामने वाले जो व्यक्ति थे वो एक संस्था के गुरु थे, तो उन्होंने मतलब ऐसा, तो बच्चों ने भी उसी तरह के मतलब सवाल किए जब मुझे, तो मुझे बुरा लग रहा था ऐसे। और उन्होंने बताया कि इनके साथ में जो हादसा हुआ तो इनको ये नहीं करना चाहिए था, इन्होंने धर्म का ज्ञान लेना चाहिए था या फिर ऐसा कुछ करना चाहिए था। तो जो प्रायश्चित करना चाहिए था ऐसा? हाँ, हमारे दैनिक जीवन होते हैं और सबसे बड़ा कहते हैं ना दुख ये माना जाता है, संकोच ये माना जाता है जब हम अपने बेसिक काम के लिए किसी का सहारा लें। जी, और जब आप बाहर रहते हैं खासकर यात्रा के दौरान, तो आपको कभी वॉशरूम जाना हो या कोई भी इस तरह की जी। ज़रूरत हो, तो उस समय पे मतलब कैसा रहता है आपका मैनेजमेंट? जब मैंने फाइन आर्ट ज्वाइन किया तब मुझे कंटिन्यू मतलब 5 से 7 घंटे बाहर रहना पड़ता था। तो उस वक्त मतलब मैंने बहुत ही तकलीफ से, हाँ, मतलब मैं इस तरह कंफर्टेबल होके जाता था कि मुझे वॉशरूम ना लगे, मतलब कम पानी पी के या फिर वॉशरूम वॉशरूम जाके, कि ताकि मुझे दिन भर ये, लेकिन भगवान की उस टाइम पे इतनी मेहरबानी थी कि मुझे 5-7 घंटे में वॉशरूम भी नहीं जाता था, मतलब मुझे वॉशरूम आता भी नहीं था ऐसा। इस तरह का मैं अपने आप को मैंने, मेरे शरीर को मैंने इस ट्रेंड तरह किया? ट्रेन किया था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतते गया फिर मुझे जॉब लगी, तो मुझे जॉब पे आना था। यहाँ पे ही मैं सूरत में ही मैं एक एक संस्था में 2 साल ड्राइंग टीचर में रह चुका था। तो फिर मैंने जैसे-जैसे समय बीतते गया वैसे-वैसे अपने आप को, परिस्थिति को मुझे कैसे हैंडल करना है वो बात मैं सीखने लगा। तो फिर मैंने इस तरह का पैंट बनवाया कि जिसमें इलास्टिक हो ओके। और मैं खुद वॉशरूम जा सकूँ। तो उस तरह फिर मैंने एक इलास्टिक पैंट पहन के मतलब वॉशरूम जाने की ट्राई की। तो वॉशरूम में नल का सहारा लेके मैंने अपने आप को मतलब वॉशरूम जाने के लिए इस तरह ट्रेन करके फिर मैं उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कहीं और जगह पे ऐसे जाना पड़ता था कि उस जगह पे उस तरह का सिचुएशन नहीं था कि मैं वो इलास्टिक वाले पैंट से भी मैं वॉशरूम जा पाऊँ। जी। फिर मैंने, अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है तो मैंने थोड़ा सर्च करके ऐसा एक यूरिन बैग ढूँढा कि जिसको मैं लगा के अपने आप खुद वॉशरूम जा सकता हूँ। हुँ, तो हुँ। अभी भी मैं उसी तरह बैग पहन के आया हूँ कि मुझे वॉशरूम जाना हो तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं खुद जाके वॉशरूम कर सकता हूँ। मतलब परिस्थिति वो है ना, सिखा देती है इंसान को खुद ये करना, जीना सिखा देती जीना है। सिखा देती है। तो पहले जैसे हॉस्टल में था तो मुझे खाना खाने के लिए भी थोड़ा बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरा टाइम बीतते गया वैसे मैं खुद चमचे से खाना खाना सीख गया, बाल बनाना सीख गया, टी-शर्ट पहनना सीख गया। फिर नहाने-धोने के लिए भी मुझे जब दोस्तों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो खुद काम भी मैं अपने आप करने लगा। और जब टॉयलेट के लिए भी मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती थी तो अंडरवियर निकालना हो, चढ़ाना, वो सब की भी मुझे किसी को बाहर खड़ा रखना पड़ता था। तो वो चीज़ भी मैं खुद अभी सब कर लेता हूँ। अब मतलब ये ज़िंदगी की आदत हो गई है और हो इसी में गया हम है, खुश हैं। खुश है। तो आप जो बाकी ऐसे दिव्यांग हैं जो जी, कहीं न कहीं जो जर्नी आप कर रहे हैं, आज आप आपकी उम्र कितनी होगी अभी? अभी 38। आप 38 के उम्र तक पहुंच चुके हैं और जी, एक अच्छा सेटल परिवार के साथ रह रहे हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे दिव्यांग भाई हैं, बहन हैं, जो आज भी इस जर्नी में हैं। तो ये जो हमारा खासकर जो आज की बातचीत है, ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मनोबल का काम करेगा, एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अंदर से कि जो आपने आज तक फील किया हो, जी। तो उन्हें क्या ऐसा बोलना चाहेंगे तो जो उनको काम आ सके? हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो ज़िंदगी के अंदर उतार-चढ़ाव तो आने ही वाले हैं। कभी भी आपको सुख ही सुख मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर जीवन के अंदर कुछ दुःख आता है तो उस टाइम पे हमें धैर्य रखना चाहिए। उस परिस्थिति को मतलब सँभालने के लिए हमें अपने आप को सँभाले रहना है और कुछ ऐसे कदम नहीं उठाने हैं कि जिससे हमारा या हमारे फैमिली को कुछ नुकसान हो या फिर उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर हम थोड़ा धैर्य से अगर काम लेते हैं तो उस टाइम को हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बुरा वक़्त हमेशा के लिए आने वाला नहीं है।
वो आज नहीं तो कल वो अच्छे वक़्त में बदल जाता है। इसीलिए हमें थोड़ा हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने आप को हिम्मत से काम ले तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमें जीवन के अंदर कुछ ना कुछ गोल या मुकाम रखना चाहिए कि उस मुकाम तक मुझे पहुंचना है, गोल रखना चाहिए। तो और उसी गोल को हमारे आंखों के आगे रख के हमें काम करते रहना चाहिए। और मैं एक ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी नहीं आसान, इतना ही समझ लो, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्योंकि ऐसे तो किसी भी इसमें हम वाहन चला सकते हैं, लेकिन आग के दरिया के अंदर डूब के जो निकलता है वही एक सिकंदर कहलाता है। चलिए, और आज आप सिकंदर ही हैं हमारे जी, सबके लिए, क्योंकि आपने काफ़ी कठिनाइयों को पार करके, जी, क्योंकि जो चीज़ें आप बोल रहे हो मैं अगर उसको महसूस भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, तो हमें घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे होगा। और घबरा आपने आज अपने आप को उन सब चीज़ों से बाहर लाके एक अच्छे मुकाम पे हैं, एक अच्छी और जगह पे हैं। और जीवन एक फ़िल्म की तरह है कि हम एक रोल निभा रहे हैं और भगवान हार्ड रोल उसी को देता है कि जो एक अच्छा एक्टर होता है। तो हमारे अंदर जो अगर हमारे पास अगर कोई मुसीबत आ चुकी है तो हमें ऐसा सोचना है कि भगवान ने हमें जो ये मुसीबत दी है तो इसका सहने की शक्ति और इसका सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होगा, इसीलिए मुझे ये रोल मिला है। तो उसी रोल को अगर हम निभाते रहे तो हम एक दिन हीरो बन के रहेंगे। बिल्कुल, और आज आप हीरो ही हैं, हमारे रियल हीरो में आप पहुँचे हैं, तो ज़रूर आप एक हीरो हैं। और कहते हैं कि जब लक्ष्य हमारे पास होता है, कुछ मन में हमारे पास मकसद होता है, तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती नहीं है। सकती, कहते हैं उठो, लड़ो और संघर्ष करो जब तक आप उस मुकाम को पा नहीं पा लेते नहीं हो। लेते। तो आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस दिशा में आप काम करते रहे कि हाँ, मुझे उसको पाना है, और जी, उस चीज़ के लिए आज भी आप तत्पर हैं, और काफ़ी हद तक आप उन चीज़ों को पा चुके हैं कि चलो आज एक लाइफ कंफर्ट तो है कि हाँ, अपना घर है, अपनी चीज़ें हैं। हाँ, काम रोज़गार और थोड़ी बहुत चीज़ें हर किसी के लाइफ में चलती रहती चलती है, और रहती है। उतना रहना भी चाहिए, नहीं तो जी, लाइफ फिर जीने में मज़ा नहीं आता मज़ा है, नहीं आएगा। संतुलन नहीं बना रहता है। जी, जी। मेरे लाइफ में काफ़ी सारे मेरे सपने हैं कि मैं कुछ करूँ, मतलब मेरे अंदर ही मतलब एक ऐसा ऐसे विचार है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँ कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानें। और मेरे कुछ सपने हैं ऐसे कि जैसे मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ। तो अभी-अभी मैंने 2023 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के ऊपर एक यूनिवर्सल अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसको मैंने 15 घंटे कंटिन्यू पेंटिंग बना के बनाया हुआ है। और पेंटिंग का साइज़ था 5 फीट बाय 50 फीट का पेंटिंग मैंने कंटिन्यू बनाया। और इसी तरह 1-2 गोल और मेरे हैं कि मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, ड्राइविंग करना है, स्विमिंग सीखना है। ये सब मेरे जीवन के सपने हैं कि जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। और इसके अंदर जो मुझे मुझे बस खाली सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं हर चीज़ करने के लिए तत्पर हूँ। अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो मैं हर काम कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपसे सीखना चाहिए कि सपने देखते रहना चाहिए। जी, जी। एक चीज़ हमने अचीव कर लिया तो ये हमारा अंत नहीं है, नहीं है। और हमें जितना जो सपने देखना जानता है वो उसको पूरा भी करता है कि जी। नहीं, हमें रुकना नहीं है। कहते हैं ना, रुक गया इंसान तो फिर उसका कहानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। जब मेरा बचपना था तो उस वक़्त पापा और मैं कहीं जा रहे थे, तो साइकिल की जब दुकान ऐसी सामने से गुज़र रही थी तो मेरे पापा को मैंने बोला कि पापा साइकिल तो पापा बोले लेना है। तो मतलब मेरे पापा ने कुछ सोचा नहीं, मतलब जैसे उधर से हम लोग गुजरे तो घर पे आए पापा और मुझे तुरंत साइकिल की दुकान पे लेकर गए और साइकिल लेकर आ गए। और वो चीज़ मम्मी को पता नहीं थी। मम्मी को एकदम से हमने सरप्राइज़ दिया कि, तो मम्मी बोलने लगी कि अभी कहाँ ज़रूरत है, इतनी जल्दी मत साइकिल लीजिए। तो नहीं नहीं बोले, उसको चलाना है चलाना है। तो बस उस टाइम मैं जो साइकिल चलाता था, इधर उधर मतलब घुमाता था, तो बहुत अच्छा लगता था। और मतलब 10 साल का होना तो वो सारी चीज़ें हमें हमारे माइंड में रहती है। 10 साल के बच्चे को सब कुछ याद रहता है। तो 1 साल के बाद एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा हो गया। फिर मेरी जो साइकिल थी उसको देख के मुझे काफ़ी रोना आता था कि अभी मैं चला नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी बार मैंने साइकिल को फिर ऐसा फेंक भी दिया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो गया मेरे साथ में ऐसा। 1 साल पहले इतना अच्छा खासा मतलब साइकिल चला रहा था, पतंग उड़ा रहा था, तो अभी मेरे लाइफ में ये सब नहीं होगा। तो बहुत दुःख होता था ये सब बातों को लेके। तो काफ़ी बार मम्मी की गोद में मतलब बैठ के मतलब वो साइकिल को देखना मतलब मेरे लिए बहुत ये था कि फिर मम्मी को मैंने बोल दिया कि ये साइकिल बेच दो आप, या तो फिर किसी को दे दो। तो फिर वो साइकिल मतलब बार-बार मतलब काफ़ी बार तो मैं रात को उठ के वो साइकिल के पास बैठ के रोता भी था।
तो फिर मम्मी देखती थी कि बैठ के मतलब ये देख रहा है साइकिल, तो मेरी मम्मी ने फिर उस साइकिल को बेच दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्या होगा, अभी अभी कभी चला नहीं पाएंगे साइकिल वाइकिल। अभी आज मैं मेरे बेटे को जब साइकिल चलाते हुए देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। तो बस मेरा एक सपना है कि जो वो बड़ा होगा तो मतलब उसको भी अच्छे से, मतलब उसका जो भी सपना होगा वो पूरा करूँगा, और उसके अंदर मैं अपने आप को देख रहा हूँ। उसके बाद में मेरी मतलब गाड़ी या बाइक चलाने की भी बहुत ख्वाहिश थी कि वो चीज़ मैं चला पाऊँगा या नहीं। अब मैं तो नहीं चला पाऊँगा, लेकिन मेरे बेटे को ज़रूर चलाने के लिए मतलब उसकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी करूँगा। कहते हैं यही एक भारतीय सच्चा पिता होता है, वो जी, जी। अपने सपने को अपने बच्चों के अंदर संजोगता है। जी, आज भी कई माता पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों में डाल देते हैं जी, कि जो हमारा सपना है इसको एक अच्छी ज़िंदगी देना, एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी देना, जी, और इसे उस मुकाम पे पहुंचाना जहां हम नहीं पहुंच पाए, पहुँच और पाए। उसकी सफलता में वो अपना सफलता देखता है। तो ये हमारी खासियत है, हमारी धरती की खासियत है, हमारी संस्कृति की खासियत है। जी। तो बिल्कुल आप जो भी सोच रहे हैं भगवान आपको ज़रूर वो चीज़ दिखाए और और बिल्कुल मेरी पूरा करे। मेरी जो बेटी है वो भी मतलब बहुत प्यार करती है मुझसे, आरोही। उसका भी मतलब सपना है कि वो अच्छे एक, उसको डांस का बहुत शौक है। और अभी भी मतलब मुझे बोलती है कि पापा मुझे दिल्ली जाके डांस करना है। मतलब बेटा अपन ज़रूर दिया जाएंगे दिल्ली वाले स्टेज पे डांस करवाए उसको, मतलब वहाँ तक पहुँचाऊँगा। मतलब मेरा मतलब अभी ऐसा है कि अपना सपना तो समझो मैं अपन पूरे कर ही रहे हैं अपने, तो बहुत सपने देखा है। तो भगवान करके वो सब पूरे हो, और अब अपने जो बच्चों के सपने हैं वो भी पूरे हो। ऐसी मतलब भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे से हो सके उतना मैं मेरी फैमिली के लिए कर सकूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और आप ज़रूर करेंगे, सब कुदरत आपके साथ है, सब लोग जी, जी, आपके जी। साथ हैं। कहते हैं जो थैंक यू। हिम्मत रखता है वो भगवान से भी अपना हक छीन के ले आता है। ले आते हैं। तो बस हिम्मत रखना है, जी, जी। और जो भी सारी चीज़ें, और कोशिश करना है कि हम इस हिम्मत को लोगों तक पहुँचाते रहें। जैसे हम पारिवारिक जीवन में होते हैं तो कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। जी, तो आपकी जो वाइफ़ है, ख़ासकर मैं तो उन्हें बहुत मॉडल मानता हूँ, इतना कुछ करना कि ये चीज़ देखते हुए कहीं न कहीं हर इंसान कितनी भी बातें करे, समाज की कितनी भी अच्छाई की बातें करे, लेकिन जब खुद पे बीतता है ना, कहते हैं हमें आर्मी चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। जी, तो एक स्त्री के लिए जो कि पूरी तरह से सही है, हाथ पैर किसी भी तरह की उसके अंदर दिव्यांगता नहीं है, और एक ऐसे पुरुष को एक्सेप्ट करना जिसका दोनों हाथ नहीं है, तो एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन है। तो मैं आपकी वाइफ को भी बहुत सैल्यूट कहूँगा कि उसने ये चीज़ को चुना। जी। तो कैसा रहा, ये आसान भी नहीं रहा होगा आपके लिए, भी ये मानना मुश्किल रहा होगा कि ये कैसे मुझे चुन रही है, और ये चीज़ें कब तक चलेगी। हो सकता है शुरुआती दौर है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, और जी। जब हम दो लोग साथ में रहते हैं तो कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, कभी झगड़े भी होते हैं, जी। स्वाभाविक सी बात है। तो उन सब बीचों में ये सारी चीज़ें आती हैं, या किस तरह से आपका फैमिली चलता मैं उसको एक ही बात बोलता था कि आप अभी शादी के लिए हाँ तो बोल रहे हो बराबर, लेकिन मेरा जो जीवन है बहुत संघर्षमय है। एक हर स्टेप पे मतलब एक प्रश्नार्थ चिन्ह जैसा है। आपको कदम कदम पे सवाल पूछे जाएंगे कि आप इतने अच्छे हो, नॉर्मल हो, तो आपको तो अच्छा लड़का मिल सकता है, आप क्यों ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहते हो। तो उनका एक ही जवाब था कि नहीं, आपके अंदर सब काबिलियत मैं देखती हूँ कि आपके साथ रह के मैं हर खुशी मुझे मिलेगी, आपके साथ में रह कर मुझे मतलब कोई दुख नहीं है मुझे आपके साथ शादी करके। तो फिर भी मैंने उसको सगाई के बाद भी 1-2 साल दिया कि आप और अभी भी सोचो। तो फिर भी उन्होंने कभी उसके चेहरे पे आज तक ऐसी कोई मायूसी या फिर नर्वसता मैंने नहीं देखी है। वो हमेशा हँसती रहती है। मुझे भी वो बहुत अच्छे तरह से के सँभालती है। मेरे परिवार को उन्होंने अच्छे से सँभाला है। और अभी के पीरियड में अगर आप देखो तरुण भाई, तो छोटी-मोटी तकलीफ़ों को लेकर लोग एक-दूसरे से जुदा हो जाते हैं। बिल्कुल। बराबर, किसी के अंदर का अगर बाद में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो पत्नी है वो छोड़ के चली जाती है। लेकिन इन्होंने इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी मुझे उन्होंने अपनाया है, तो उसकी बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। आज वो मेरे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। मेरे जीवन में अगर जो खुशी है तो वो उसके कारण ही है। आज मेरा जो परिवार इतना हँसता-खेलता है तो वो उसी के कारण है। तो उसी को मैं पूरा मेरा श्रेय देता हूँ कि आज जो मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ तो आज मेरे वाइफ़ की वजह से है। बिल्कुल, और ये एक सीखने जैसी भी चीज़ है। आज जहाँ लोग भौतिक सुखों के पीछे इतने पागल हैं कि छोटी-छोटी बातों पे डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, लोग एक-दूसरे को छोड़ दे रहे हैं। जी, तो आपका जो जीवन है वो एक लोगों के लिए मिसाल है मिसाल है। कि अगर मन एक हो,
हम एक दूसरे को पसंद, तो कोई भी भौतिक चीज़, कोई भी चीज़ हमें सुख नहीं दे सकता। नहीं हम दे उसके सकते। साथ ही अपनी खुशी महसूस करते हैं और साथ में रह के पूरी ज़िंदगी के जंग को लड़ते हैं और जीतते भी हैं। जी, मतलब एक दूसरे को समझना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे के मन को अगर समझ के हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले के अंदर कुछ कमी हो तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। अगर कमी के बावजूद अगर उसके अंदर कोई और क्षमता होती है जो हम उसके अंदर अगर ढूंढे तो वो हमें दिखाई देती है। तो आज उसी चीज़ को मतलब मेरी वाइफ ने मतलब मेंटेन रखा है, बराबर। और हर काम में वो मुझे हेल्प करती है। मुझे बहुत प्यार से वो खाना खिलाती है। मेरे जो दूसरे जो काम है उसके अंदर भी वो मुझे हेल्प करती है। कपड़े पहनना हो, इससे उसके मन में कभी भी झिझक नहीं होती है। अभी भी ऑफिस कुछ लाना ले जाना छोड़ने के लिए उसने गाड़ी भी सीख ली है। अभी मेरे पापा पहले ऑटो चलाते थे तो हमें कहीं पे भी लाने ले जाने का काम वो करते थे। तो अभी उनको पैरालिसिस होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ अभी इसने गाड़ी सीख के अभी कहीं पे भी आना जाना है तो वो मेरी वाइफ वो चीज़ को उसने सीख के वो उस चीज़ को वो कमी को भी उसने पूरा कर दिया है। अच्छा, वही सब जगह लेके जाते हैं। हाँ, तो अभी ऑफिस लाना ले जाना हो, कहीं पे आना जाना हो तो वो मेरा पूरी तरीके से साथ देती है। और कभी कभी मैं नर्वस हो जाता हूँ, कभी कुछ टेंशन हो जाती है तो वो मुझे हिम्मत देती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ है तो मैं हूँ इस। बिल्कुल, और उनका बिल्कुल हम कहते हैं ना, एक अर्धांगिनी होने का उन्होंने जी पूरा जी, फ़र्ज़ निभाया है निभाया है। और काफ़ी अच्छा लगा, सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है। जी तो जैसे आपके कुछ होते हैं कि एक फ़ेज़ होता है हर किसी के अंदर, जब हम भी टीनेज में होते हैं, जब 14, 15, 18 की उम्र में आते हैं, जी 19-20, तो वो पीरियड थोड़ा-सा तकलीफ़ वाला होता है यंग जी लोगों के लिए कि हमारे अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ जगती है। हम दूसरे बच्चों को देखते हैं, दूसरे युवाओं को देखते हैं कि चलो हाँ, वो घूम रहे हैं, वो ऐसे जा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ये चीज़ आती है। किसी को हम देखते हैं कि चलो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो लड़की के साथ है, जी। तो हमारे साथ भी ऐसा हो। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि हाँ, कभी किसी को लेके क्या कोई पसंद आ गई हो या जी। आपके मन में हो, लेकिन आपको उस चीज़ मतलब एहसास हुआ हो कि नहीं, मैं इस चीज़ों के लिए नहीं हूँ? ऐसा तो होता है, लेकिन जैसे हमको लगता है ना कि भी हमारे अंदर ये कमी है, सामने वाले को हम पसंद आए नहीं आए, ऐसा एक टाइम ऐसा होता है कि हमारे लिए कोई व्यक्ति बना हुआ होता है तो वो हमें जो मिल जाता है। हमें सही समय आने पर वो व्यक्ति अवश्य हमको मिल जाता है ऐसा। देखिए क्या है ना, मन चंचल होता है, जी, मन नहीं समझता है। नहीं अगर समझता। हम किसी भी हालत में, चलो जी, हमारे दोनों पैर भी नहीं हो, दोनों हाथ भी नहीं हो, लेकिन मन पे अंकुश नहीं है नहीं किसी है। का। सही। वो सपने भी देखता है, वो चीज़ें भी सोचता है, भले हम उसे समझा लेते हैं, अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन जी मन तो अपना काम करते रहता है। जी थैंक यू दोस्तों। तो आज हमारे साथ जो आज के हमारे रियल हीरो थे, मनोज भाई, जो कि माउथ और फिट के काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं और अपने ज़िंदगी को किस तरीके से सही रास्ते पे लाना और अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाना, ये हमने इनसे सीखा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस पूरे एपिसोड को देखा और अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिया। तो बस इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, एक नई कहानी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ और एक नई हीरो के साथ। तो बस जुड़े रहें और अपने आसपास लोगों को शेयर करें, ताकि कई लोगों के लिए ये मोटिवेशन ही उनके ज़िंदगी का सहारा बनता है। बहुत लोग होते हैं जो ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी निराश हो रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो क्या पता उस निराशे के समय पे ये एक दवाई का काम करे। तो अपने आसपास जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।